गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत हमने आपको बताया था। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें तथा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम तो सबको पता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम सबको पता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए हम लोग इस थ्योरी को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यह हमारा है एक XY परावर्तक सतह। स्केल नहीं है, स्केल होता तो सीधा बनता। XY एक परावर्तक सतह है। यह हमारा XY एक परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह पर कोई आपतित तरंगाग्र बिंदु A पर आपतित हो रही है। ये एक आपतित तरंगाग्र है जो बिंदु A पर आ रही है। तरंगाग्र पर प्रकाशीय किरणें लंबवत आपतित होती हैं। तरंगाग्र पर प्रकाशीय किरणें लंबवत आपतित होती हैं। तरंगाग्र पर प्रकाश किरणें लंबवत आपतित होती हैं। ये अभिलंब है, ये आपतन कोण I है। ये आपतन कोण I है। ये I है तो ये भी I होगा। ये यदि I है तो ये भी I होगा। सवाल है कैसे होगा सर? तो बहादुर आप समझने की कोशिश करें। ये इस पर 90 है, ये इस पर लंब है। तो यदि ये हमारा इस पर लंब है और ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ये इस पर लंब है तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा। और फिर ये जो है ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है तो ये 30 है तो ये 60 होगा। ये 60 है तो ये 30 होगा लंब, और ये 30 है तो ये 60 होगा लंब। इसका मतलब ये I है तो ये भी I होगा, ये I है तो ये भी I होगा। आगे बढ़ते हैं। तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं और द्वितीयक तरंग लंबवत होती है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। तो बिंदु C से निकला प्रकाश किरण v वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। C से निकला प्रकाश किरण v वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। इसका मतलब CD बराबर v इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुना समय। CD बराबर v इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुना समय। C से निकला प्रकाश किरण v वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। C से निकला प्रकाश किरण v वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। तो CD बराबर v इंटू टी, दूरी बराबर चाल गुना समय। यहां तक हम आशा करते हैं आपको क्लियर होगा। चित्र में XY एक परावर्तक सतह है जिसके बिंदु A पर कोई तरंगाग्र ABC आपतित हो रहा है। ये प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित हो रही हैं। ये अभिलंब हुआ। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे I। तो ये I है तो ये भी हमारा I होगा।
कैसे हुआ? तो यदि ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा। ये इस पर 90 है तो ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये इस पर 90 है तो ये 30 है तो ये 60 होगा। मतलब ये 60 तो ये भी 60, ये आई तो ये आई। अब हमें क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CD के बराबर त्रिज्या लेकर, CD के बराबर त्रिज्या लेकर और बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। CD के बराबर त्रिज्या लेकर अब बिंदु A को केंद्र मानकर हम एक चाप काटेंगे। इस तरह से हम एक चाप काटेंगे। CD के बराबर त्रिज्या लेकर अब बिंदु A को केंद्र मानकर हम एक चाप काटेंगे। इस चाप को बिंदु D से मिलाएंगे। इस चाप को बिंदु D से मिलाएंगे तो यह हो गया स्पर्श रेखा। इस चाप को बिंदु D से मिलाया तो यह हो गया स्पर्श रेखा, और यह है त्रिज्या। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। जहां टच किया वो F है, उसी तरह से यह भी लंबवत क्रॉस करेगा, यह भी लंबवत क्रॉस करेगा। यह हो गया DEF। यह हो गया परावर्तित किरण। यह अविलंब है तो यह R हो गया, तो यह भी हमारा R होगा। यह R है तो यह भी हमारा R होगा। उसी नियम से यदि यह मान लीजिए 60 है तो यह 30 होगा। क्यों? क्योंकि यह इस पर 90 है, और यह 30 है तो यह 60 होगा क्योंकि यह इस पर 90 है। यह हमारा डायग्राम तैयार हुआ है। फिर समझिएगा, XY एक परावर्तक सतह है जिसके बिंदु पर कोई तरंगाग्र ABC आपतित हो रहा है। तरंगाग्र पर प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित होती है तथा तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु नई तरंगों का स्रोत होता है। तो प्रत्येक बिंदु से द्वितीय तरंग लंबवत निकलती है। C से निकला प्रकाश किरण V वेग से T समय में बिंदु D पर पहुंचा तो CD बराबर V इंटू T। अब हमने क्या किया, तो CD के बराबर त्रिज्या लेकर अब बिंदु A को केंद्र मानकर हमने एक चाप खींचा। CD के बराबर त्रिज्या लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर हमने एक चाप खींचा। चाप को बिंदु D से मिलाया, जहां टच किया यह स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, उसी प्रकार ये भी लंब होगा, ये भी लंबवत हुआ। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ये R है तो ये भी हमारा R होगा। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज AFD में। समकोण त्रिभुज ACD और AFD में कोण ACD बराबर कोण AFD बराबर 90 डिग्री। CD बराबर AF बराबर V इंटू T। CD बराबर AF बराबर V इंटू T। CD बराबर AF बराबर V इंटू T। और AD दोनों में कॉमन है। AD दोनों में कॉमन है, इसलिए RHS राइट हैंड साइड नहीं, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये सर्वांग समता का सिद्धांत है, सर्वांग सम होने का शर्त है। यदि दो समकोण त्रिभुज के विकर्ण और एक साइड बराबर हो, विकर्ण और एक भुजा बराबर हो, यदि दो समकोण त्रिभुज के विकर्ण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज के विकर्ण और भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज AFD के। त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज AFD के। त्रिभुज ACD सर्वांग सम है त्रिभुज AFD के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग सम होने का मतलब हूबहू होना। सर्वांग सम होने का मतलब है हूबहू होना। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं
तो दोनों हूबहू होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दोनों हूबहू होते हैं, और जब दोनों हूबहू हैं तो हम कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम स्पष्ट हुआ, सिद्ध हो गया। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों हूबहू हैं, तो कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम बात करें, समझने की कोशिश करिएगा कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है। इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हमारा सिद्ध हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट 5 नंबर का टॉपिक है। इसको हम क्लास में बार बार बच्चों सबको बना करके याद दिलवाए हैं डायग्राम को। आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके, आपके पास ये बेनिफिट है, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख करके इस फिगर को क्लियर करिएगा। यदि फिगर नहीं समझ में आए तो मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे बताने की। ये रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम हमारा। अब हम लोग इसी में प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सेम प्रश्न एग्जाम में जब भी पूछा गया है, दोनों साथ में पूछा गया है। एग्जाम में जब भी पूछा गया है, दोनों साथ में पूछा गया है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करें या परावर्तन के नियमों को सिद्ध करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करें या परावर्तन के नियमों को सिद्ध करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों को सिद्ध करें या अपवर्तन के नियमों को सिद्ध करें। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। अभी तक परावर्तन के नियम हम आपको बता रहे थे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। यदि आप परावर्तन के नियम का फिगर अच्छा से समझ गए हैं तो अपवर्तन के नियम में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। यदि आपको अपवर्तन के नियम और परावर्तन के नियम वाला फिगर क्लियर है तो अपवर्तन के नियम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यह आपका एक अपवर्तक सतह है, XY। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं परावर्तक सतह और अपवर्तक सतह में अंतर। परावर्तक सतह माध्यमों को अलग नहीं करता, अपवर्तक सतह माध्यमों को अलग करता है। परावर्तक सतह के प्रकाश किरण इस पार से उस पार नहीं जा सकती, लेकिन अपवर्तक सतह से प्रकाश किरण इस पार से उस पार जा सकती है। परावर्तक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है और अपवर्तक सतह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यह अपवर्तक सतह है और यह दो माध्यमों को अलग कर रही है जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। यह एक अपवर्तक सतह है और यह दो माध्यमों को अलग कर रही है जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। यह XY एक अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। यह एक अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है जिनके अपवर्तनांक μ1 और μ2 है। चलिए देखते हैं सेम केस। ये आपका एक तरंगाग्र है जो बिंदु A पर आपतित हो रहा है। प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित हो रही है, प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित हो रही है। सेम केस, प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित हो रही है। यह अविलंब है, तो यदि ये I है तो ये भी हमारा I होगा। यदि ये I है तो ये भी हमारा I होगा। यह है आपतित किरण। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से नई तरंगें निकलती हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से नई तरंगें निकलती हैं। तो यहां से नई तरंगें निकल रही हैं जो द्वितीयक तरंगें हैं। नई तरंगें निकल रही हैं जो कि द्वितीयक तरंगें हैं। तो C से निकला प्रकाश किरण v1 वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। C से निकला प्रकाश किरण v1 वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा।
सी से निकला प्रकाश किरण v1 वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। v1 वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। अब कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि CD से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि दोनों माध्यम अलग अलग है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग भी अलग अलग होंगे। चूंकि दोनों माध्यम अलग अलग है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश के वेग भी अलग अलग होंगे। तो CD से थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा चाप लेकर हमने त्रिज्या लेकर हमने एक चाप काटा। CD से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा त्रिज्या लेकर हमने एक चाप काटा और चाप को बिंदु D से मिलाया। चाप को बिंदु A से मिलाया, D से नहीं, चाप को बिंदु A से मिलाया। नहीं, मिस्टेक हुआ है बहादुर, मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। CD से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा त्रिज्या लेकर और बिंदु A को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा। बिंदु A को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा। इस तरह से CD से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा चाप लेकर अब बिंदु A को केंद्र मानकर हमने एक चाप काटा और चाप को बिंदु D से मिलाया। चाप को बिंदु D से मिलाया। यह स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श रेखा को हमने मिला दिया इस तरह से, तो त्रिज्या हो गया। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। उसी प्रकार यह भी आपका लंबवत क्रॉस करेगा, यह भी लंबवत क्रॉस करेगा। यह हो गया DEF। शॉर्ट में आपको बताया बहादुर, तो जो परावर्तन का फिगर था वही अपवर्तन का फिगर है। जो परावर्तन का फिगर था वही अपवर्तन का फिगर है। जो परावर्तन का फिगर था वही अपवर्तन का फिगर है। दोनों में अंतर बस इतना है, दोनों में अंतर बस इतना है कि परावर्तन वाला में बिंदु A को केंद्र मानकर और CD के बराबर त्रिज्या लेकर हमने चाप काटा था, वो भी ऊपर। CD के बराबर त्रिज्या लेकर और बिंदु A को केंद्र मानकर ऊपर चाप काटा था। इसमें CD से थोड़ा सा कम या ज्यादा चाप लेकर और बिंदु A को केंद्र मानकर नीचे चाप काटा है। उसमें ऊपर चाप काटा था, इसमें नीचे चाप काटा है। उसमें ऊपर चाप काटा था, इसमें नीचे चाप काटा है। उसमें बराबर था, इसमें थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ये अविलंब है तो ये R हुआ, तो ये भी हमारा R होगा। कोई अंतर नहीं है बहादुर। जो परावर्तन का फिगर है वही अपवर्तन का फिगर है। जो परावर्तन का फिगर है वही अपवर्तन का फिगर है। उसमें बिंदु A को केंद्र मानकर ऊपर चाप काटा था, इसमें बिंदु A को केंद्र मानकर नीचे चाप काटा हमने। बिंदु A को केंद्र मानकर ऊपर चाप काटा था, इसमें बिंदु A को केंद्र मानकर नीचे चाप काटा है। बस इतना ही का अंतर है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में साइन I बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब CD बटा कर्ण AD, थीटा के सामने वाली भुजा लंब CD बटा कर्ण AD, तो CD बटा AD। साइन I बराबर CD का मान V1t बटा AD, समीकरण नंबर 1। साइन I बराबर V1t बटा AD। पुनः समकोण त्रिभुज AFD में, समकोण त्रिभुज AFD में साइन R बराबर AF बटा AD, थीटा के सामने वाली भुजा लंब AF बटा AD, साइन R बराबर AF का मान V2t बटा AD, साइन R बराबर V2t बटा AD। अब देखिएगा साइन I बाई साइन R बराबर V1t बटा AD बराबर V2t
बटा AD, AD से AD कटेगा, T से T कटेगा, साइन I बाई साइन R बराबर V1 बाई V2, साइन I बाई साइन R बराबर V1 बाई V2, साइन I बाई साइन R, V1 बाई V2 का सूत्र हो जाता है μ2 बाई μ1, V1 बाई V2 का सूत्र μ2 बाई μ1, अब μ2 बाई μ1 का सूत्र होता है 1 μ2। यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, यही हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। और चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में है। इस प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम सिद्ध हो जाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम सिद्ध हो जाते हैं। बहादुर, कोई विशेष इस टॉपिक को नहीं है, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स हम टेलीग्राम पर डाल चुके हैं। इसका थ्योरी में फिगर सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम आज के इस वीडियो में केवल फिगर पर मेहनत कर रहे हैं। एक बार फिर से परावर्तन और अपवर्तन दोनों का फिगर बना के एक साथ दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन और अपवर्तन दोनों का फिगर एक साथ बना के दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम परावर्तन और अपवर्तन दोनों का फिगर एक साथ आपको बना करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन अपवर्तन वाले फिगर में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। हाँ, जो स्टूडेंट फिगर बना देंगे उनका ये 5 नंबर फाइनल है। जो स्टूडेंट फिगर बना देंगे समझिए कि एग्जाम में आपका 5 नंबर फाइनल है, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसका फिगर देखते हैं फिर से एक बार, दोनों का फिगर, परावर्तन का भी और अपवर्तन का भी। पहले इधर हम परावर्तन का फिगर देखते हैं। ये एक परावर्तक सतह है XY, ये कोई तरंगाग्र है। तरंगाग्र पर प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित होती है, तरंगाग्र पर प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित होती है। यह अविलंब है तो ये I हुआ, तो ये भी हमारा I होगा, ये आपतित किरण है सब। C से निकला प्रकाश किरण v वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। C से निकला प्रकाश किरण v वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा, तो CD के बराबर त्रिज्या लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप काटा। CD के बराबर त्रिज्या लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप काटा। चाप को बिंदु D से मिलाया, चाप को बिंदु D से मिलाया, जहां टच किया वही लंब हुआ बिंदु बहादुर, और ये आपका लंबवत प्रकाशीय किरण गुजरा। ये हो गया DEF परावर्तित तरंगाग्र, DEF परावर्तित तरंगाग्र। ये यदि R है तो ये भी हमारा R होगा। यही आपका फिगर है परावर्तन का, ये आपका फिगर है परावर्तन का। अपवर्तन वाला में देखिएगा बहादुर, अपवर्तन वाला में फिगर ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक तरंगाग्र है, ये आपका एक तरंगाग्र है जिस पर प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित हो रही है। ये कोई तरंगाग्र है जिस पर प्रकाशीय किरण लंबवत आपतित हो रही है। यदि ये I है तो ये भी हमारा I होगा, यदि ये हमारा I है तो ये भी हमारा I होगा। C से निकला प्रकाश किरण v1 वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। C से निकला प्रकाश किरण v1 वेग से t समय में बिंदु D पर पहुंचा। और समझिएगा बहादुर, परावर्तन वाला में क्या किए थे, इसके बराबर त्रिज्या लेकर अब बिंदु A को केंद्र मानकर चाप खींचा था ऊपर। इसमें क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा त्रिज्या लेकर अब बिंदु A को केंद्र मानकर नीचे चाप खींचेंगे, हम नीचे चाप खींचेंगे और इसको बिंदु D से मिलाएंगे। जहां पर टच किया वही हमारा लंबवत हुआ, ये R है, ये भी हमारा R होगा। यही तो है। उसमें हमने बराबर त्रिज्या लेकर, इसके बराबर त्रिज्या लेकर ऊपर चाप काटा था,
इसमें इससे थोड़ा सा कम या ज्यादा त्रिज्या लेकर और नीचे चाप काटेंगे, बस इतना ही का अंतर है। कुल मिलाकर के हम आशा करते हैं परावर्तन और अपवर्तन का फिगर आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसका थ्योरी का नोट्स टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही। और एक और बात, इसी के साथ आप लोगों का वीडियो थ्योरी का वीडियो मिलना समाप्त हो गया। इसी के साथ आपको थ्योरी का वीडियो अब नहीं मिलेगा। अब हम ऑब्जेक्टिव के वीडियो में मिलना स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव के वीडियो मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।